Hello, am I audible? यस मैम। हाँ, तो अभी ज्योति मैम डिपॉजिट प्रोडक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली थी, बट कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो उनकी क्लास सब्सिक्वेंटली कल हो जाएगी। तो आज हम ये गवर्नमेंटल स्कीम जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी के सेशन में। सो बाकी ठीक है सर। सो इस स्कीम का इंट्रोडक्शन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना is a life insurance scheme valid for 1 year and is renewable from year to year, offering coverage for death. तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 1 साल तक वैलिड रहती है और ईयर टू ईयर ये रिन्यूएबल होती है। मतलब ईयर टू ईयर में इसको हम रिन्यू करा सकते हैं बाय पेइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट। और ये ऑफर करता है कवरेज, ये इंश्योरेंस देता है कवरेज अगेंस्ट डेथ के टाइम पे जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है, ये स्कीम उसके लिए बनी हुई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है विच कवर्स ओनली मोर्टेलिटी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेथ हो जाती है जिसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है तभी वो अमाउंट मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेच्योरिटी के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट मिल रहा है। सो दिस इज नॉट द केस, मतलब ये ऐसा नहीं है। इट ओनली गिव्स द मनी व्हेन द डेथ ऑकर्स बिकॉज इट्स अ इंश्योरेंस स्कीम। ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसलिए इसमें अमाउंट तभी मिलता है जब उसकी डेथ हो जाती है जिसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। तो स्कोप ऑफ कवरेज, तो इसका क्या स्कोप है कवरेज का इस स्कीम का। सो ऑल इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस in the age group of 18 to 50 years are entitled to join. So ये जो टाइटल है स्कोप ऑफ कवरेज, इट डील्स विद द एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एज ग्रुप 18 से 50 के बीच के लोग हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू अवेल दिस बेनिफिट, अवेल दिस इन्वेस्टमेंट स्कीम। जो भी 18 से 50 ईयर्स के बीच में है वो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम को ले सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम को। इन केस ऑफ मल्टीपल बैंक/post office account held by an individual in one or different banks/post office, the person is eligible to join the scheme through one bank or post office account only. अब एक इंडिविजुअल के कितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इंश्योरेंस स्कीम लेनी है तो आप एक ही अकाउंट से वो इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो भी इट डजंट मैटर, आप उनमें से किसी एक अकाउंट से ही ये इंश्योरेंस स्कीम लिंक करवा सकते हैं। और आधार कार्ड से लिंकेज इट इज कंपल्सरी। आधार कार्ड इज अ प्राइमरी केवाईसी फॉर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। सो आधार कार्ड लिंकेज इज कंपल्सरी। सो एलिजिबिलिटी ये थी कि 18 से 50 ईयर्स के बीच एज होनी चाहिए आपकी। आप एक ही अकाउंट से रिलेटेड, वन पर्सन एक ही अकाउंट से रिलेटेड ये इंश्योरेंस स्कीम ले सकता है, और आधार कार्ड से लिंकेज इज मैंडेटरी। नाउ एनरोलमेंट पीरियड, द कवर शैल be for 1 year period stretching from 1st June to 31st May. So अब this is an insurance scheme, तो इसका एक कवर पीरियड है, इसका कवर पीरियड है 1 year, और ये 1 year स्टार्ट होता है 1st of June से 31st of May in a financial year, for which option to join or pay by auto debit from the designated individual bank or post office account on the prescribed forms will be required to be given by 31st of May every year. तो इसमें ये है एनरोलमेंट पीरियड 1 year का है। वो एनरोलमेंट पीरियड स्टार्ट होता है 1st of June से 31st of May तक एग्जिस्ट करता है। और इसमें वी हैव द ऑप्शन टू ज्वाइन, मतलब हम मैनुअली भी हम इस इंश्योरेंस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन ले सकते हैं कि मंथली या हर ईयर में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट डेबिट हो जाएगा और वो इस स्कीम के अंदर चला जाएगा। और ये उस पर्टिकुलर एक अकाउंट से रिलेटेड होगा, जो कि वो आपके बैंक का अकाउंट हो सकता है या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो सकता है,
और अगर आप ऐसा ऑटो डेबिट वाला फीचर चाहते हैं अपने अकाउंट के लिए तो हमें एक फॉर्म भरना होता है, रिलेटेड फॉर्म, और वो फॉर्म भरने के बाद बैंक अकाउंट इंश्योर करता है कि एवरी पीरियोडिक ईयर और एवरी पीरियोडिक टाइम आपका अमाउंट डेबिट होकर इस स्कीम में जा रहा है। Now, delayed enrollment for prospective cover is possible with the payment of pro data premium as described below. Now, ऐसा पॉसिबल है कि इसका कवर पीरियड है 1 जून से 31 मई। सो अगर आपको इस स्कीम में एनरोल करना है सो यू आर एक्सपेक्टेड टू पे द अमाउंट फ्रॉम 1 जून इटसेल्फ। मतलब आप एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 1 जून के टाइम आप अकाउंट ये अमाउंट सर्टेन अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट करें और आपका ये स्कीम एक्टिवेट हो जाए, इंश्योरेंस स्कीम एक्टिवेट हो जाए। लेकिन इन केस अगर आप 1 जून से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ दूसरे क्वार्टर में, जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर था जून जुलाई अगस्त, अगर आप सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं ये इसमें, तो आप प्रो डाटा प्रीमियम पे कर सकते हैं। प्रो डाटा प्रीमियम, प्रो डाटा मीन्स एक प्रोपोर्शनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जिससे आप इस स्कीम में एंटर कर सकते हैं, भले ही आप लेट ज्वाइन क्यों ना कर रहे हैं। एक डिजायर्ड अमाउंट मतलब 1 जून से आपको ये स्कीम को ज्वाइन करने की एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको एक प्रो डाटा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दैट इज प्रोपोर्शनल अमाउंट, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा जिससे आप इसको लेट भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेट भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस इंश्योरेंस स्कीम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। सो फॉर एनरोलमेंट इन जून जुलाई अगस्त, ये फर्स्ट क्वार्टर होता है, फुल एनुअल प्रीमियम इज ₹436 ओनली विच वी नीड टू पे। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में जून से स्टार्ट कर रहे हैं अगर ये स्कीम, तो आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? ₹436। अगर आप सेकेंड क्वार्टर के किसी मंथ में अगर आप स्टार्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो तब जो प्रोराटा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा ₹342 ओनली। अगर आप थर्ड क्वार्टर में डिसाइड करते हैं नहीं मुझे ये स्कीम लेनी है बट इट्स थर्ड क्वार्टर ऑलरेडी, तब जो प्रोराटा प्रीमियम रहेगा वो रहेगा ₹228। एंड फॉर द लास्ट क्वार्टर के लिए प्रोराटा प्रीमियम रहेगा 114, and the line period of 30 days shall be applicable from the date of enrollment. Now, enrollment modality. The cover shall be for 1 year period stretching from 1st of June to 31st of May, for which option to join or pay by auto debit from the designated individual bank or post office account on the prescribed forms will be required to be given by 31st of May of every year. तो इसका कवर पीरियड रहेगा 1 जून से 31 मई तक। और अगर आप इस स्कीम में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप ऑटो डेबिट वाला फीचर इनेबल कराना चाहते हैं तो 31 मई आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स है, उसको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा जहां पे आपका अकाउंट है। डिलेड एनरोलमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव कवर इज पॉसिबल। अगर आप डिले कर रहे हैं अपना एनरोलमेंट, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, तो इट इज पॉसिबल बाय पेइंग सर्टेन प्रोराटा प्रीमियम एज लेड डाउन in the above paragraph, that is as mentioned in the previous slide, which risk will start from the date of auto debit of premium. So उसमें जो भी certain cover period होगा वो accordingly start हो जाएगा auto debit का option. For subscribers enrolling for the first time on or after 1st June 2021, insurance cover shall not be applicable for death other than due to accident occurring during the first 30 days from the date of enrollment into the scheme, lien period, and in case of death other than due to accident during lien period, no claim would be admissible. Now, अगर आप subsequently delayed, मतलब अगर आप late इसमें enrollment start कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे कि आपने सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में स्टार्ट किया, तो इमीडिएट 30 डेज का जो
30 डेज की जो ड्यूरेशन रहेगी उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, एट दैट टाइम यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट दी प्रीमियम अमाउंट, बिकॉज वो लाइन पीरियड है 30 डेज का। उसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू गेट दी मनी इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इन केस ऑफ एनी हेल्थ इमरजेंसी। तो 30 डेज तक वी नीड टू वेट, उसके बाद ही वी आर एलिजिबल टू गेट दी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। नाउ individual who exit the scheme at any point may rejoin the scheme in future. अब इन केस अगर कोई भी इस इंश्योरेंस स्कीम से एग्जिट करता है तो हम उसको फिर से रिजॉइन कर सकते हैं फ्यूचर में। द एक्सक्लूजन ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स ड्यूरिंग द लाइन पीरियड shall also apply to subscribers who exit the scheme during or after the first year and rejoin on any date on or after 1st June 2021. सो इसमें यही है कि अगर आप फिर से रिजॉइन कर रहे हैं स्कीम को, सो इमीडिएटली यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द प्रीमियम अमाउंट। जो भी 30 डेज के बाद ही अगर कुछ ऐसी कोई मिस हैपनिंग्स हो जाती है तभी यू विल गेट द इंश्योरेंस अमाउंट। उससे पहले विद इन 30 डेज अगर कुछ हो जाता है, सो द पोस्ट ऑफिस और द स्कीम विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द इंश्योरेंस अमाउंट। अगर 30 दिन अगर आपने रीस्टार्ट किया, रिज्वाइन किया इस स्कीम को और 30 डेज के अंदर अंदर कुछ हो जाता है तो तब इमीडिएटली यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द अमाउंट, बिकॉज ये लाइन पीरियड है। इन द फ्यूचर ईयर्स न्यू एंट्रेंस into the eligible category or currently eligible individuals who did not join earlier or discontinued their subscription shall be able to join while the scheme is continuing subject to the 30 days line period prescribed above. जो न्यू एंट्रेंस है वो भी, और जो न्यू है, जो न्यू पीपल ज्वाइन कर रहे हैं इस स्कीम को, वो एलिजिबल, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अगर इस इंश्योरेंस स्कीम में आ रहे हैं तो तब भी उनके लिए भी यही सेम चीज एप्लीकेबल होगी कि 30 डेज तक दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रीमियम अमाउंट, बट आफ्टर दैट दे विल बी eligible subject to the terms and conditions of this insurance scheme. Benefits. ये benefits first of all ये है कि आप जो certain amount अगर पे कर रहे हैं इसमें every year, तो आपको 2 लाख तक का benefit मिलता है। इंश्योरेंस कवर 2 लाख तक का है पूरे साल में। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है related to health life, तो तब 2 लाख is payable on the member's death due to any cause. अगर मेंबर की जिसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है, अगर उनकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो 2 लाख इमीडिएटली द नॉमिनी विल गेट अकॉर्डिंग टू दिस इंश्योरेंस स्कीम। नाउ प्रीमियम। सो एक्सक्यूज मी मैडम, मैं थोड़ा सा Yes. डिस्टर्ब। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, एक तो क्वेश्चन है कि ये हाँ। डेथ any type of cause, that means suicidal case is also included? Suicidal case भी इसमें आएगा मैडम? आएगा श्रीमंतो जी। एनी कॉज ऑफ डेथ लिखा है, इसका मतलब है किसी भी कारण से। सर बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? एकदम बढ़िया है ना? महाराजा बेड पे आराम कर रहे हैं, बढ़िया हैं। और नहीं सर, बोल रहे हैं ना, मैं ट्रेनिंग में आया ना सर, आज हम लोग का ट्रेनिंग क्लास हो रहा है CLD गुवाहाटी में। वहां तो बोला कि सुसाइडल नहीं आएगा ये PMJJBY में, वहां ट्रेनिंग में तो बोल रहे हैं। आप ठीक से सुने नहीं हो। ये प्रधानमंत्री SBY में नहीं आता ज्योति है। बीमा योजना है। इसमें अगर किसी मेंबर की डेथ किसी भी कारण से हो जाए तो वो उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन आप पढ़ के आए हो सुरक्षा बीमा योजना, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? सुरक्षा बीमा योजना में नहीं आएगा। ओके, आप तो पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में टॉप कर दिए हैं। ऐसा कैसे डाउट होगा? चलिए कोई नहीं, एकदम क्या लिखा है स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई भी क्लेम आएगा, एनी कॉज, अगर किसी कारण से डेथ हो गई तो उसको क्लेम मिलेगा, चाहे वो सुसाइड ही क्यों न कर लिया हो या कुछ भी कारण से डेथ हो गई हो, ठीक है? बट एक ही बस इसमें है कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो इमीडिएट क्लेम कर सकता है, और
अगर नॉर्मल डेथ हुआ तो उसके लिए एक टाइम लाइन दिया है 30 डेज का क्लेम का, ठीक है। अगर आज इंश्योरेंस कवरेज हुआ तो 30 डेज के बाद डेथ हुआ तो उसको क्लेम मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आज क्लेम लिया, वो कल सुसाइड करने का तय करके गया है, तो 30 डेज का ही जो है उसमें एक लॉक इन पीरियड है, लेकिन किसी भी कारण से मिलेगा। कंटिन्यू करिए सर जी, बढ़िया, ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। Now premium amount. Per year 436 rupees हमें पे करना पड़ता है. The premium will be deducted from the account holder's bank or post office account through auto debit facility in one installment as per the option given at the time of enrollment under the scheme. So per annum 436 rupees हमें पे करना पड़ता है as installment, और ये जो होता है ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी से आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जा सकता है। अगर आपने जब एनरोल कर रहे थे स्कीम में और आपने फॉर्म फिल किया होगा या आपने चूज किया होगा कि आई वांट दिस ऑटो डेबिट फैसिलिटी, तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप जो बैंक अकाउंट है इट विल डेबिट द अमाउंट एंड पुट दैट अमाउंट इन द स्कीम. Delayed enrollment for prospective cover after 31st May will be possible with the payment of pro rata premium as laid down in the previous slides. तो हमने देख लिया कि अगर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में if we delay the enrollment in the scheme, तो accordingly हमें pro rata premium, that is proportional premium, pay करना पड़ेगा. The premium would be reviewed based on the annual claim experience. Now eligibility conditions. क्या क्या eligibility conditions हैं? Individual bank or post office account holders of the participating bank or post office aged between 18 years, that is जिनके पास भी individual bank या post office का account है और उनकी एज 18 years complete हो, 18 years के हो जाने चाहिए उन लोगों को, और 50 years तक की एज जो होती है उनकी 18 to 50 years के बीच में अगर होते हैं, who have given their consent to join or enable auto debit as per the modality will be enrolled in the scheme. So जिनके पास भी बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, जिनकी एज 18 से 50 years के बीच में है और जिन्होंने कंसेंट दिया है, जिन्होंने अपनी मंजूरी दी है कि उन्हें ये स्कीम में एनरोल होना है या वो ऑटो डेबिट का ऑप्शन एनेबल करवाना चाहते हैं, तो दे विल बी, उनको सिंपली इस स्कीम के लिए एनरोल कर दिया जाएगा. Now master policy holder. Participating bank office are the master policy holders. So जो भी participating बैंक है, जिस भी ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू आप ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, वो इस पॉलिसी के मास्टर होल्डर रहेंगे. A simple and subscriber friendly administration and claim settlement process has been finalized by LIC or other insurance company in consultation with the participating bank or post office. तो जो भी प्रोसेस है, सेटलमेंट प्रोसेस होगा, क्लेमिंग का प्रोसेस होगा, ये सब कुछ फाइनलाइज किया गया है बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अदर जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके साथ में सारे प्रोसेस को ले डाउन किया गया है, और अकॉर्डिंगली इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम सारा मनी क्लेम कर सकते हैं और इस प्रोसेसिंग के थ्रू जा सकते हैं. Now termination of assurance. The assurance on the life of the member shall terminate on any of the following events and no benefit will be payable there under. तो क्या क्या केस हैं जिसमें ये assurance terminate होता है? तो on attaining age 55, subject to annual renewal up to the date entry, however, will not be possible beyond the age of 50. So ये टर्मिनेशन इस इंश्योरेंस स्कीम का कब हो जाता है? जब जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी स्कीम को अवेल कर रहा है, अगर उनकी एज 55 years हो जाती है, सो उसके बाद से ये स्कीम उनको अश्योरेंस देना बंद कर देती है. और इसमें ये है कि कोई भी जो भी 50 years की एज के बाद तो ये स्कीम में एनरोल कर ही नहीं सकता, एंड सेकेंडली 55 years की एज होने के बाद ये स्कीम उनको एश्योरेंस देना बंद कर देती है.
closure of the account with bank/post office, or insufficiency of balance to keep the insurance in the force. Now first केस ये था, एज जैसे वो एक्वायर कर लेते हैं 55 की, ये स्कीम उनको इंश्योरेंस देना बंद कर देती है। सेकंड केस ये है कि अगर जो पर्सन इस स्कीम को अवेल कर रहा है, इस इंश्योरेंस स्कीम को अवेल कर रहा है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, जो कि अब जो बैंक अकाउंट होगा या पोस्ट ऑफिस में जो भी अकाउंट होगा, या फिर उनका जो बैलेंस है वो कम है बहुत, जो अमाउंट होना चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट उस अकाउंट में, अगर वो कम है, सो इन तीनों केसेस में ये होगा कि ये स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। In case a member is covered under PMJJBY with LIC of India or other insurer through more than one account, and premium is received by LIC or other companies inadvertently, insurance cover will be restricted to rupees 2 lakh, and the premium paid for duplicate insurance shall be liable to be forfeited. अगर in case किसी इंसान ने, इफ वन पर्सन, मतलब उन्होंने 2 अकाउंट से एक साथ इस स्कीम में एनरोल कर लिया, और अगर वो क्लेम कर रहे हैं, और इफ डेथ ऑकर्स, और वो क्लेम कर रहे हैं दोनों ही अकाउंट से ये इंश्योरेंस स्कीम में क्लेम कर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम 2 मीन्स वो क्या कर रहे हैं कि वो दोनों अकाउंट से 2 लाख रुपीस क्लेम अगर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में तो अगर द बैंक विल फिगर इट आउट, बैंक को पता चल जाएगा, तो वो 2 लाख से ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेंगे, और जो भी डुप्लीकेट इंश्योरेंसेस अगर उनको मिल गए होंगे तो वो उनसे वापस ले लेंगे। इफ द इंश्योरेंस कवर इज सीज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस on due date or due to exit from the scheme, the same can be reinstated on receipt of appropriate premium as mentioned above, however subject to cover being treated as fresh, and 30 days line clause will be applicable. So if this insurance scheme is seized due to insufficient balance on the due date, अगर इस स्कीम को बंद कर दिया जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, then the same case is given that कि they can reactivate this scheme by providing the sufficient amount, मतलब अगर अमाउंट की कमी होने के कारण ये स्कीम को क्लोज कर दिया जा रहा है, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद 30 डेज का गैप रहेगा, और 30 डेज के लाइन क्लॉज के बाद इस स्कीम को वापस से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक shall remit the premium to insurance companies in case of regular enrollment on or before 30th June every year, and in other cases in the same month when received. The participating bank shall remit the premium to insurance companies. तो ये जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, ये जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली रेमिट करते जाएंगी एवरी ईयर, या फिर वो सेम मंथ या फिर जिस मंथ में भी रिसीव किया जा रहा है अमाउंट उसको डायरेक्टली रेमिट करती जाएंगी उस इंश्योरेंस कंपनी में। एडमिनिस्ट्रेशन, इस सारे स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? The scheme subject to the above is administered by LIC, PNG units, other insurance company setups. The data flow process and data performer has been informed separately. तो इन सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है LIC और जो भी रिस्पेक्टिव बैंक्स होते हैं जैसे कि ICICI, लॉम्बार्ड एंड ऑल, जो भी दूसरे बैंक्स के इंश्योरेंस कंपनीज रिलेटेड होती हैं, वो सब इन सब चीजों को एडमिनिस्टर करती हैं। It is the responsibility of the participating bank or post office to recover the appropriate premium in one installment as per option from the account holder on or before the due date through auto debit process. तो जो participating bank जिसमें आपका अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो सर्टेन अमाउंट है वो डेबिट करके वो इंश्योरेंस कंपनी के पास एज ए प्रीमियम डिपॉजिट कर रहे हैं। एनरोलमेंट फॉर्म और ऑटो डेबिट ऑथराइजेशन
consent cum declaration form in the prescribed per forma shall be obtained and retained by the participating bank or post office. So जो भी enrollment form है, consent form है, auto debit authorization है, ये इन सब चीजों को collect करने की responsibility है participating bank की या फिर post office की. In case of claim, LIC या insurance company may seek submission of the same. So in case of claim, अगर कोई claim करता है, so ये जो LICs या insurance companies है, ये participating banks को कह सकती हैं कि ये सारे documents immediately produce किया जाए. LIC और insurance company reserve the right to call for these documents at any point. So LIC और insurance companies हैं, उनके पास right होता है कि ये सारे documents वो कभी भी participating bank से मंगवा सकती हैं to verify the details of the account holder or the insurance scheme available. The acknowledgement slip may be made to an acknowledgement slip cum certificate of insurance. जो भी acknowledgement slip होगी इसको convert करके acknowledgement slip cum certificate of insurance में भी convert किया जा सकता है. The scheme is liable to be discontinued prior to commencement of a new future renewal date if the circumstances so require. ये स्कीम को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है अगर कोई न्यू स्कीम, अगर न्यू फ्यूचर रिन्यूअल की बात आती है, अगर हम इसको फिर से फ्यूचर में रिन्यू कराना चाह रहे हैं और अगर हमें लगता है कि ये जो प्रीवियसली इन्होंने जो स्कीम अवेल करके रखी है इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए, सो दे कैन डिसकंटिन्यू एंड गेट दिस स्कीम रिन्यूड as per the circumstances. Now, appropriation of premium, इसमें फर्स्ट क्वार्टर में 436 रुपीज पे करना होता है और इसमें क्या क्या ब्रेकअप है. ये है इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC इंश्योरेंस कंपनी, ये होता है ₹395. कमीशन पेएबल टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स एक्सेट्रा फॉर न्यू एनरोलमेंट्स ओनली. अगर न्यू एनरोलमेंट किया जा रहा है तो 30 रुपीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेएबल टू पार्टिसिपेटिंग बैंक 11. सो ये पूरा का पूरा ब्रेकअप है कि कैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम 436 रुपीज पे कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कितना कितना अमाउंट हम किस अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं. फिर अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अगर सेकेंड क्वार्टर से हम इस स्कीम में एनरोल कर रहे हैं तो उसके लिए 342 और उसका भी अकॉर्डिंगली ब्रेकअप है कैसे डिवाइड किया गया है अमाउंट को. थर्ड अगर क्वार्टर में हम पे कर रहे हैं तो इसका प्रो राटा प्रीमियम होगा 228 और अकॉर्डिंगली 206 रुपीज, 15 रुपीज एंड 7 रुपीज फॉर द रिस्पेक्टिव थिंग्स लाइक LIC प्रीमियम इंश्योरेंस इतना रहेगा, कमीशन इतना रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली कितना रहेगा. और जो लास्ट अगर हम फोर्थ क्वार्टर से एनरोल करते हैं तो उसके लिए 114 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इस अमाउंट का ब्रेकअप है. सो हर तकलीफ इंसान को दुखाता तो बहुत है पर यही तकलीफ इंसान को सिखाता भी बहुत है. सो ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में. मैंने इसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की है एंड आई होप कि दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. जो भी आई ट्राई टू शेयर. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और अकॉर्डिंगली मैं उन सारे डाउट्स को रिस्पॉन्ड कर दूंगी. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. ओके, थैंक यू सो मच ईसा जी, एकदम बढ़िया. आपने थैंक यू सर. नया अपडेटेड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में हमारे साथियों के बीच में ये सेशन साझा किया. और वैसे तो ये सारे साथी जो हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बैंक में प्राय ये करते रहते हैं, है ना अनुराग जी. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्हें याद करना है वो सारी चीजें आपने इनमें कवर किया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा.
और ये भूपेन जी से पूछूंगा। भूपेन जी, क्या एक नया चीज सीख पाए? कितना प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का? 436 रुपए सर। अरे वाह, बस यही चीज याद रखना है, 436 रुपए। तो आप जो है जो जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसको हम क्वेश्चन सीरीज के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं, फिर हम लोग जो है थोड़ा ब्रेक लेंगे और जो डिनर नहीं किया है वो डिनर कर लेंगे, जैसे कि मैंने भी नहीं किया, तो आप लोग भी करना हो तो कर लीजिएगा। फिर हम लोग एक नए सेशन में फिर जुड़ेंगे। तो कुछ सवाल यहाँ पर मैं लेता हूँ। तो ईसा जी को थैंक यू करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो क्विट हो जाएं ईसा जी, और फिर उसके बाद हम ओके सर, चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। राइट। तो चलिए हम सवाल करते हैं इस सेशंस पर जिसमें इन्होंने ये अभी सेशन लिया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सब्सक्राइबर एनरोल्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, the death claim shall not be available occurring the death during first how many days from the date of enrollment into prime minister जीवन ज्योति बीमा योजना। उसका लियन पीरियड 30 days. शंकर जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर कोई सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइब होता है, तो जिस दिन से सब्सक्राइब हुआ है उस दिन से कितने दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30 डेज है सर, इसमें 30 डेज का लियन पीरियड है। 30 डेज का लियन पीरियड है। तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ करके सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर है फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, यस तो सर, आपको याद रखना है फर्स्ट 30 डेज। अगर आज इंश्योरेंस कवरेज लिया है और पहले 30 डेज में उनकी मृत्यु हो जाती है, एक्सेप्ट एक्सीडेंट, सपोज आज यस सर, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में वो कवरेज लिया, उसका कवरेज चालू हो गया और रास्ते में जाके कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मिलेगा है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे शशांक जी जुड़ गए हैं, तो सबले बढ़िया है तो देंगे, लेकिन क्योंकि उनके घर में एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उनको देंगे। लेकिन अदर देन एक्सीडेंटल डेथ, अगर वो साधारण तरीके से किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसको फिर नहीं मिलेगा क्लेम, अगर वो फर्स्ट 30 डेज के अंदर एनरोलमेंट अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड करें। शंकर जी कहाँ खोए हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कहाँ खोए हुए हैं? मैं सर मैच देख रहा हूँ सर, मैच। श्रीलंका के साथ? यस सर। हाँ, तो साथियों, ये मैं कह रहा था, पहला सवाल आपने हल कर लिया, बढ़िया। दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ, ये सवाल का जवाब देंगे केवल एकमात्र अधिकारी शंकर सिंह जी जवाब देंगे। शंकर जी, जो भी सब्सक्राइबर डेथ हो जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, तो उसका पहले 45 दिन था, 2016 में ये योजना जब आई थी 45 दिन था, अब वो 30 दिन कर दिया गया। कौन से तारीख से 30 दिन कर दिया गया? डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर। नहीं, इफेक्टिव डेट चेंज कब हुआ, बदलाव कब हुआ? 1/6/2022। 1 जून 2021। 1 जून 2021। ठीक है, तो सभी साथी याद कर लें। तो यस सर, 1 जून 2022 को तो वो प्रीमियम चेंज हुआ है,
यस सर याद आया। 1 जून को तो प्रीमियम चेंज हुआ। और ये शंकर जी की बात गांठ बांध लीजिए, जो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो गया, उसमें बदलाव आएगा 1 जून वाले में। क्यों? क्योंकि उसका कवरेज शुरू होता है 1 जून से 31 मई। ठीक है, Yes, sir. आइडिया मिल गया। तो अगर प्रमोशन एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो आप 1 जून देख लीजिएगा। 1 जून 2021 को कवरेज जो 30 डेज था, फर्स्ट 30 डेज लॉक इन पीरियड, वो पहले 45 दिन था, जिसको घटा के 30 कर दिया। अब सेकंड जो भी चेंज हुआ है 1 जून 2022 को प्रीमियम में चेंज हुआ है। ठीक, अगला यस सर। अगला सवाल हमारे ओमकार सोनकर जी हैं, ये देंगे। सवाल है, व्हाट इज द रिवाइज रेट ऑफ प्रीमियम व्हिच विल बी डेबिटेड फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी फ्रॉम द ईयर 2022, दैट इज 1 जून 2022। 330 रुपए, 436 रुपए, 395 रुपए, 426 रुपए, कितना? ये 420 रुपए, 436 रुपया सालाना प्रति सब्सक्राइबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है यहाँ पर ये हम पूछते हैं कि निम्नलिखित कंडीशन आपके नीचे दिए गए हैं। अगर निम्नलिखित कंडीशन में अगर कोई सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो क्लेम जो है मिलेगा, ऐसा कहा गया है। क्लेम जो है मिलेगा। पहला ऑप्शन है कोविड-19 से मृत्यु हो गई, दूसरा ऑप्शन है सुसाइड से मृत्यु हो गई, तीसरा ऑप्शन है नेचुरल डेथ हो गया, चौथा ऑप्शन है एक्सीडेंट से डेथ हो गया। तो कोई भी पॉलिसी लेने के 30 दिनों के अंदर क्लेम मिलेगा निम्नलिखित में से किस कंडीशन में? जवाब देंगे ओम प्रकाश सोनकर जी। एक्सीडेंट सर। एक्सीडेंट पर देखिए, यहाँ पर क्लियरिटी के लिए मैं ये बात कहा है कि कोविड-19 से भी मृत्यु हो गई, बीमारी से मृत्यु हो गई तो भी नहीं मिलेगा, सुसाइड से मृत्यु हो गई तो भी नहीं मिलेगा, नेचुरल डेथ हो गई तो भी नहीं मिलेगा, केवल एक्सीडेंट से ही मृत्यु हुई तो भी मिलेगा, पोस्टमार्टम वगैरह सारा चीज देख के, है कि नहीं? चलिए, ये बात हो गया, आप लोगों ने अच्छा किया। और अगला जो सवाल है हम आपको स्क्रीन पर लेते हैं। स्क्रीन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन वही निकलता है स्क्रीन पर, क्योंकि आदत से पड़ गई ना स्क्रीन। तो केबीसी वाली सर। हाँ, अब अगला सवाल तो बहुत आसान है, जो है कि मैक्सिमम कवरेज कितना है। मैक्सिमम कवरेज कितना है भूपेंद्र बताएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज अवेलेबल अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? भूपेंद्र? 2 लाख रुपए सर। 2 लाख रुपए। और सवाल, अगला सवाल है, हम इनसे पूछेंगे, अनुराग जी से। अनुराग जी, सवाल अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द बेनिफिट अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर लॉस डिसेबिलिटी फॉर बोथ द ऑर्गन आइदर बोथ हैंड्स लेग्स और आई अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या नन? सवाल ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना हो जाने पर लॉस जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, दोनों पैर कट जाते हैं या दोनों हाथ कट जाते हैं या एक हाथ एक पैर कट जाता है, मतलब परमानेंट डिसेबल हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे कितना रुपए राशि उनको मिलेगा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख? 2 लाख। 2 लाख रुपए सर। 2 लाख। परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 लाख नहीं मिलेगा सर, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये हुई ना बात भाई, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ भाई। ये प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना है, यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो कह रहे हैं आप परमानेंट में 2 लाख मिलेगा, वो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में है, तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलेगा। ठीक है शंकर जी? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। पिछले 2 महीने पहले हमारे बैंक का मैंडेटरी लर्निंग का एग्जाम हुआ था सर, उसमें ये क्वेश्चन आया था सर। इसका मतलब ये IBPS के डिजिटल बॉक्स में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ये कभी आ सकता है सर। हाँ, ये हायर स्केल में आएगा, फिर भी हमको क्लियरिटी चाहिए ना, क्लियरिटी चाहिए, इसीलिए। चलिए, तो अगला सुरक्षा सवाल वाला जो 12 रुपए वाला है उसमें मिलेगा। हाँ, 12 रुपए वाला तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है 12 रुपए वाला। हाँ, सर आओ। चेंज हो गया है।
12 रुपए वाला नहीं है। अब कितना रुपए हो गया? 20 रुपए वाला हो गया। 20 रुपया हो गया है अभी तो तो। ये भी सीखने वाली 20 बात हो रुपया गई। वाले में सवाल यही हो परमानेंट गया। डिसेबिलिटी में मिलेगा 2 लाख तो रुपए। अभी सिर्फ ध्यान रखिए, अभी जो सवाल मैं कर रहा हूँ सिर्फ एक ही स्कीम पर कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आपका ध्यान भी उसी तरह होना चाहिए और आपका अंदाज भी उसी तरह होना चाहिए। और जो सेशन इसमें सर इसमें सर खाली डेथ होने पे ही मिलेगा। हाँ यस, ये हुई ना बात। कहाँ से दमदार आवाज आई भाई, जोर से। साहब एक क्वेश्चन और था। हाँ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं? हाँ जब पूछ नहीं सर, आप उसे क्लियर करेंगे ना, पता नहीं ना उसका। जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो देती है, कौन सी कंपनी देती है? जैसे हम कैनरा बैंक की तरफ बोले तो हाँ। उसमें HSBC देती है, तो सभी बैंकों का अलग अलग होगा ना सर? सभी बैंकों का अलग अलग होता है, इसलिए सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर इंटरनल, आपका इंटरनल होता है ना, सवाल पूछता है। इंटरनल होगा तो सवाल पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कैनरा बैंक का है, कैनरा बैंक का जो पॉलिसी देता है कौन देता है? वो देता है HSBC, ठीक है। सर और अगर मैं इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक की बात करूं तो वो देता है PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो देखता है LIC। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब से वो उनका रहता है, सभी बैंकों का, ठीक है। तो आप बैंक के हिसाब से अलग अलग रहता है, वो इसलिए सवाल नहीं पूछता है। चलिए, एक तो बात हो गई कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ तो इसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ये 0 क्लेम मिलेगा, उसमें डेथ होने पर ही पैसा मिलेगा। अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया फॉर इनरोलिंग टू प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना? जवाब देंगे सौरभ कुमार जी। सौरभ कुमार जी। सर 18 से 55 साल तक, 50 साल तक सर, सॉरी। हाँ थोड़ा सा 18 से 50 है, 18 से 55 साल 50, तक कवर करेगा। हाँ 18 से 50 साल में शामिल हो गया और उसको कंटिन्यू करेगा, प्रीमियम पेड करेगा तो 55 साल तक ले जा सकता है। बराबर है? क्लियर है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज एट विच द सब्सक्राइबर कैन इनरोल टू PMJJBY 18 to 50 and he can continue the scheme till 55 after paying the premium। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो एक छोटा सा स्कीम में कितने सवाल आ जाते हैं और कई बार ऐसे सवाल पूछता है व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर इनरोलिंग द स्कीम्स। अपर एज लिमिट कितना है अनुराग जी? प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में अपर जो लिमिट है, अगर वो रिन्यूएबल इंश्योरेंस स्कीम्स में लेता है तो अपर एज लिमिट कितना है? 50 तो एंट्री का है, लेकिन अगर रिन्यू करते जाता है तो अपर एज लिमिट 55 हो जाता है। मान लीजिए 50 तक एंट्री में शामिल हो जाना चाहिए और उसके बाद रिन्यू करते जाता है तो अपर एज लिमिट 55 हो जाता है। तो ये सारे सवाल आपके स्क्रीन पर, इतने सारे सवाल मैंने साझा किया, इसमें क्लियरिटी आ गया होगा। और दूसरा क्लियरिटी आप ये देख लीजिएगा, जैसे हमारे विजय मीना जी बड़े सावधानी से देख रहे हैं, प्रीमियम क्वार्टर में कितना कितना प्रीमियम होगा, कितना कितना प्रीमियम होगा। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम में बदलाव हुआ है। प्रीमियम में बदलाव हुआ है तो अभी क्या होता है, मान लीजिए कोई 1 जून से जुड़ जाता है तो 1 जून से जुड़ जाता है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर 1 जून से नहीं जुड़ता है, बाद में जुड़ता है तो प्रीमियम में थोड़ा सा फेरबदल है। इस प्रीमियम को तो पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। अगर वो एक पहले क्वार्टर में जुड़ता है तो उसका प्रीमियम कितना होगा? राजू नैन जी बताइए जरा। अगर 436 सर, 436 और मतलब साल भर में जुड़ेगा सही टाइम में 436। अगर बाद में जुड़ेगा तो सेकंड क्वार्टर में जुड़ेगा तो कितना होगा? 342, उसके बाद सर 228, उसके बाद 114। ओके बराबर है। तो 436 फुल ईयर का है, 342, 228, 114 याद कर लेंगे तो आपका पूरा चीजें जो है क्लियरिटी आ जाएगा। दूसरा अगर मल्टीपल में है सर। ब्रेकअप की बात करें, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन इसको याद करने का एक और तरीका है जो मतलब मैं अपना रही हूँ। वाह, ये तो इसमें बढ़िया है। आप तो फिर बढ़िया बता दीजिए, हमारे साथी एकदम तैयार हैं सुनने के लिए, बताइए। सर इसमें मंथली जो है, जो क्वार्टरली जो है 114 रुपए के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 3 क्वार्टर तक है 114 गुना 2, 114 गुना 3,
जो फोर्थ क्वार्टर है स्टार्टिंग वाला जून का जो है, अगर वहां से स्टार्टिंग होता है तो 114 गुना 4 प्लस 20 रुपीज, सॉरी माइनस 20 रुपीज कर दीजिए तो हो जाता है। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया है शंकर जी। अन्यथा ऐसे भी हो सकता है सर, 14 का 14, 14 18, 14 42, आज 100 बढ़े चल जाना है। सब आपकी तरफ बहादुर थोड़ी ना, इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ना। सब लोग शॉर्टकट रहते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है, एक झटके में जैसे राजू ने याद करके, राजू ने बताओ जरा चारों क्वार्टर का प्रीमियम बता दो। 436, 342, 228, 114। बस 436, 342, 228, 114, 436, 342, 228, 114। अनुराग जी बोलो 436, 328, 436, 342, 228, 114। वाह, ये देख रहे हो, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ, पूजा जी के लिए भी ताली बजा दो, थोड़ा सा अच्छा अपना आइडिया बताया, किसी साथी को याद हो जाएगा भी। सब अपना अपना तरीका, वैसे सब लोग चुने हुए सांसद हैं, अपने अपने एरिया का ख्याल रखेंगे और सवाल करेंगे अपने हिसाब से, जवाब भी अपने हिसाब से ही देंगे, सबका एक अलग अलग आइडिया है। तो मैं यहाँ कह रहा था कि ये प्रीमियम याद कर लीजिएगा। एक और चीज याद रखने की जरूरत है इसमें, वो है होता है आपका कमीशन। कमीशन में ये रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है वो बैंक के लिए होता है, और कमीशन जो होता है वो बीसी या जो भी एजेंट है उसके लिए कमीशन होता है। तो जब कमीशन की बारी आती है तो हायर स्केल में अगर ये सवाल पूछेगा, अगर कोई योजना या कोई भी ये इंश्योरेंस जो है बीसी के द्वारा मोबिलाइज नहीं किया गया है, तो वो 30 रुपीज किसे दिया जाएगा अनुराग जी? कस्टमर को। हाँ, आप आपके जैसे दानी सब थोड़े ना, इधर अनुराग से भी पूछ लो। अनुराग जी, ये तो नहीं पता हमको। नहीं पता है, कस्टमर को। अगर कोई भी स्कीम जो है अगर बीसी के द्वारा मोबिलाइज नहीं किया गया है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैंक के पीएनएल में ले लेते हैं, लेकिन पॉलिसी में ये कहा गया है कि उसका बेनिफिट जो है ग्राहक को ही दे दिया जाए। अगर 436 का ब्रेकअप की बात करें तो 436 रुपए जो प्रीमियम है साल भर का, उसमें 395 रुपए जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। 30 रुपए जो है बीसी एजेंट कमीशन है, और 11 रुपए जो है बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है। तो अगर ये 30 रुपए बीसी ने मोबिलाइज किया तो बीसी को देंगे, अगर कोई एजेंट ने मोबिलाइज किया तो एजेंट को देंगे, अगर किसी ने मोबिलाइज नहीं किया तो एज ए बेहतर कस्टमर सर्विस हमें उस कस्टमर को लौटा देना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस हैं बैंक के पास रहेगा। तो अभी ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ा हुआ ये एमसीक्यू हमने यहाँ से कंप्लीट किया, और आशा करता हूँ कि इस तरह एक सेशन पढ़ के अगर सवाल कर लें तो क्लियरिटी हो जाता है, थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा। अभी कुछ दिन तक जब आपका जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, तो थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ाई करिए, अपने काम काज थोड़ा जल्दी निपटा के आइए। और क्योंकि लगातार हम लोग 8 बजे से, कुछ दिन अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं 7 बजे से सेशन कर लूँगा। बहुत लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं जिसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो आके सेशन देते हैं, क्योंकि मैं अकेला भी एक साथ बहुत सारा सेशन नहीं ले सकता। और बस, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपके पीछे पीछे बैक साइड में काम कर रहा हूँ, आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन बना रहा हूँ, और जिसमें से दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जनरल बैंकिंग का और करंट अफेयर्स का हूबहू वही सवाल आएगा जो ये बैक साइड पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंडा एकदम क्लियर है कि क्या चीज़ IBPS क्या लेके घर बना रहा है। क्योंकि एक आर्किटेक्ट जो है जान लेता है कि घर कैसे बनाया जाता है। ये देखो, ये हमारे शंकर जी हैं, एक सीख गए ना, मास्टर हो गए कि किधर मसाला कितना लगना है, तो ये आर्किटेक्ट जान लेता है, उसके बाद उसको घर बनाने का नक्शा पूरा आता है। तो वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डर भय बिल्कुल मत रखिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। रही बात इंटरनल के लिए, बहुत सारे बैंकों के साथियों का सवाल आता है, जैसे विजय रजक जी हैं, राजू जी हैं, और भी साथी हैं। इंटरनल के लिए मैं आपको एक जबरदस्त चीज जो दिया हूँ प्रोडक्ट पढ़ाने के लिए, जो लोन का, आप हर लोन में देख लीजिएगा, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन मनी, सिक्योरिटी, रिपेमेंट पीरियड, मोरेटोरियम, इतना ही देख लीजिए और छोटा छोटा आप नोट्स बना लीजिए। बीच बीच में किसी किसी बैंक का मैं इंटरनल भी पढ़ाते रहूंगा, मेजर पॉलिसी, तो आप उससे आइडिया लेके अपनी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको एक नई दिशा मिलेगी। अभी सेशन यही समाप्त कर रहा हूँ, इसी लिंक पर जुड़े रहिए। 10 मिनट में फिर एक नया सेशन यहाँ पर होगा, आपके लिए सरप्राइज है। कोई आएंगी या आएगा, मैं भी आऊँगा, अगर आप लोग जगह रहोगे तो मैं भी आऊँगा। तो थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें, और मैं गुड नाइट। हो सकता है 5 मिनट, गुड नाइट नहीं करना अभी हम गुड नाइट नहीं, ठीक है। तो अभी सॉरी सर, आज मैं आ नहीं पाया था, टेलीग्राम पे थोड़ा क्यूज लेट होगा हो गया। सर।
नहीं, इसी लिंक पे बने रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम में क्यूज होगा क्या? आज नहीं होगा, टेलीग्राम में आज नहीं होगा, आज अभी ये सेशन इसी जगह होगा। ओके, यस सर।